एक ऐसे मनुष्यों का समूह है जो एक किसी देश के भूखंड पर रहता है, भूभाग पर रहता है। जैसे हमारा देश भारत है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों से भारत बना, और इन राज्यों में क्या था, जनसंख्या, पॉपुलेशन। अब जनसंख्या राज्यों में रही तो देश में कौन रहेगा, और तो देश में राज्य रहेंगे, सीधी सी बात। पहली तो बात है उसमें क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, तब तो मालूम पड़े ना राज्य है। ऐसे भूभाग खाली सा पड़ा है ग्लेशियर की तरह, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि वो राज्य है। राज्य का मतलब किसी यूपी, एमपी और राजस्थान से नहीं, यहाँ राज्य का मतलब किसी देश से हो रहा है, समस्त राज्यों की। आज की क्लास है भारतीय संविधान। संविधान मतलब एक ऐसी पुस्तक, ऐसा लिखे संविधान जिससे हम नियम, रेगुलेशन और कुछ चीज़ें लिखी हुई मालूम पड़ जाएं। मतलब ऐसे ही मान लो कि जैसे अपना एक घर है, और घर में हम क्या करते हैं कि एक घर में एक प्रमुख होता है कोई ना कोई, जैसे बाबा होता है, बाबा के नीचे हमारे माता पिता होते हैं, माता पिता के नीचे भाई बहन होते हैं, भाई बहन से फिर भतीजावाद चलता है नीचे। कुल मिला के ये ऊपर से नीचे तक एक क्रम बना हुआ होता है कि घर में सबसे ज़्यादा पावर बाबा की, उसके बाद पिताजी, उसके बाद माताजी, उसके बाद हम, उसके बाद हमारी छोटी वाली आम जनता। तो ऐसे ही संविधान है। अब संविधान क्या है कि वैसे हमारे घर में जो नियम चलते हैं वो ऐसे मुखारिफ चलते हैं। जैसे क्या है कि बाबा ने कह दिया, हमने मान लिया, वो हो गई हमारी परंपरा। लेकिन संविधान के केस में क्या होता है कि संविधान में जो भी चीज़ है वो लिखित में है। लिखित में ऐसे है कि जैसे कल को बाबा जी हमारे ये कहते हैं कि आज घर पे भिंडी की सब्ज़ी बनेगी और शाम को सब्ज़ी जो है हरी सब्ज़ी बनेगी, लेकिन जो नीचे वाले जो कार्यकर्ता हैं वो कहें नहीं नहीं, सब्ज़ी शाम को नहीं, अब सुबह बनेगी हरी। तो ये कैसा हो गया, मौखिक हो गया, तो बन सकती है सुबह। लेकिन घर में ही और जो लिखित संविधान होता, दादाजी ये लिख कर दे देते कि यहाँ पर जो सब्ज़ी बनेगी वो शाम को ही बनेगी, ये मैं लिख के देता हूँ। तो कल को जो नीचे वाले जो सब्ज़ी डालने वाले रसोईया हैं, जो हमारे माता जी हैं, वो सब्ज़ी बदल नहीं सकती। अब जैसे ही वो बदलने की कोशिश करेंगे, शाम की जगह सुबह करेंगे, तो तुरंत ही उसमें ये लिखा दिखा दिया जाएगा, देखो इस पर क्या लिखा हुआ है कि शाम को ही बनेगी। फिर पूछूंगा कहाँ लिखा है, तो उसमें ये पूछा जाए, बताया जाएगा ये इस नंबर पे लिखा है या इस पेज पे लिखा हुआ है कि घर के मेन्यू में सब्जी शाम को हरी ही बनेगी। मतलब ऐसे ही क्या है कि संविधान जब बनाया गया तो उसमें चीज़ें लिखी गई। अब जो चीज़ें लिखी गई, बातें लिखी गई, कानून लिखे गए, तो उन कानूनों के सीरियल बनाए गए। हमारे संविधान सभा जब शुरुआत हुई थी तो हमारे यहाँ पर के जो सदस्य थे संविधान सभा के, वो जगह जगह देशों में भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद उन्होंने अपना संविधान बनाया। उस संविधान को क्रम से लगाना पड़ा, प्रारूप बनाना पड़ा। उस समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर साहब बनाए गए। उन्होंने क्या किया कि जैसे संविधान जो जैसे जैसे लाते गए उनको सही तरह से क्रम बाय क्रम उनको लगाते गए। क्रम को लगाना उन्होंने क्या किया, कम से कम 22 तो भाग बनाए उन्होंने। 22 भागों के अंदर उन्होंने कुछ क्रमांक डाले जिन्हें हम आज अनुच्छेद बोलते हैं। उस अनुच्छेद का लिखना मतलब ये था, जैसे पहले में उन्होंने लिख दिया कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। अब दूसरे में लिख दिया कि वहाँ भारत राज्यों के संघ के साथ साथ जो राज्य होंगे उनको हम उनकी सीमा में, उनके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कल को मान लो 2 ही आर्टिकल ले लो, अब वाली आर्टिकल उन्होंने 40 में लिख दिया पंचायतें, पंचायत के बारे में लिख दिया। आर्टिकल उन्होंने मान लो 48 में लिख दिया कृषि संबंधित विषय और पशुपालन। अगर वहीं पर अचानक से कोई आता है कि कृषि से संबंधित चीज़ कहाँ लिखी है, तो पूरा पेज पर ढूंढना पड़ेगा, पूरा ढूंढना पड़ेगा, फिर देखो कहाँ है, एक एक अक्षर देखना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्रमांक बना दिए। आप सीधे कहीं ना जाओ, एक मेनू देखो, डायरेक्ट मेनू में लिखा होगा भाग, और भाग के नीचे लिखे होंगे उनके अनुच्छेद, और अनुच्छेद के नीचे लिखे होंगे अनुसूचियाँ। मतलब आपको देखना है कि कृषि संबंधित राज्यों की जो व्यवस्था है वो सारी की सारी व्यवस्था कहाँ पर है, भागों में। और भाग से कहाँ पर है, भाग 4 में है। जो राज्य किसके लिए क्या करेंगे वो सब राज्यों में है। एक कंपनी रेगुलर का एक फायदा तो है, ये लगा दिया। अरे भाई यार, सबसे बड़ी समस्या जीवन में कौन सी है मालूम है? मोबाइल। जब मोबाइल नहीं थे तब आदमी सुकून से था, है ना। अब मोबाइल बिना नहीं बनती और मोबाइल के साथ भी नहीं बनती, दोनों ही समस्या है। हाँ, तो अब मैं कहा था, हाँ अब उसमें कि जैसे कोई आदमी ये कह देता है, अचानक से आता है कि भाई ऐसे ऐसे विश्वास नहीं है हमें ये बताओ पंचायतों में कृषि के बारे में क्या बताया गया है, मतलब राज्य हमारे लिए कृषि के लिए अनुदान देगा या ऐसी कोई व्यवस्था करेगा कृषि के लिए, तो कहाँ लिखा है?
तो और जो अनुच्छेद ना होते तो हम क्या करते डायरेक्ट क्या करते, पढ़ने लगते। लिखा तो है संविधान, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो ढूंढते कृषि के राज्य कहाँ कर रहा है, बहुत टाइम लगता है। अब सीधी सी बात ये है, सिर्फ आप इतना कहना है कृषि संबंध पूछना है तो आओ, छोटी सी बात है, भाग 4 में आओ, भाग 4 में राज्य के बारे में लिखा है और राज्य के अंदर जाओ और पढ़ लो, 48 में जाके कृषि और पशु के बारे में लिखा है, जानवरों के बारे में लिखा है, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी अनुच्छेद बनाने की, ऐसे भाग बनाने की। अब सपोज इधर जैसे हमने मैथ बनाया, जैसे हमने क्या है एक मैथ बनाया, मान लो अभी सीखने के लिए मान लो, उसके बाद संविधान के स्रोत शुरू करेंगे। पहले संविधान समझो, संविधान है क्या। जैसे क्या है कि एक टीचर ने एक मैथ बनाया, मैथ में पूरा मैथ लिखा हुआ है, ये किताब है मैथ की, मैथ के पहले पेज पर लिखा होता है विषय सूची, हर किताब के पहले पेज पर लिखा होता है विषय सूची। विषय सूची में वो लिखता है ये पहले अंकगणित है, उसके बाद रेखागणित है, उसके बाद बीजगणित है। ठीक है, उसने 3 गणित बनाए, अंकगणित के उसने पेज लिखे, यहाँ से लेकर ये चैप्टर लिख दिए 8 चैप्टर, फिर उसने रेखागणित के चैप्टर लिखे, फिर उसके बाद में उसने चैप्टर लिखे बीजगणित के। अब उसमें रेखागणित के जो अंकगणित के जो चैप्टर हैं उसके पेज नंबर डाल दिए, 1 से 5 तक संख्या पद्धति, 5 से 10 तक लाभ हानि और 11 से 12 तक साधारण ब्याज। ये हो गया अंकगणित में, उन्होंने ये डाल दिए। अब कोई ये कहता है डॉक्टर मुझे तो साधारण ब्याज पढ़नी है, अब क्या गणित को पूरे का पूरा थोड़ी पलटा जाएगा, तो सीधा कहाँ जाएगा विषय सूची पर। यहाँ देखा अंकगणित में, अंकगणित रूपी मतलब क्या है, ये भाग हो गया, ये भाग कौन सा है अंकगणित वाला, और ये जो दूसरा वाला जो रेखागणित मैंने बताया था वो भाग हो गया भाग 2 यानी रेखागणित वाला। तीसरा भाग मैंने बताया था बीजगणित का, ये हो गया भाग 3 यानी बीजगणित का। तो मैं सीधी सी बात कहूँगा किसी से, भाग 1 में जा, भाग 1 में अंकगणित मिलेगा, और भाग 1 अंकगणित में जाने के बाद में 11 से 15 तक जा, आपको साधारण ब्याज मिल जाएगी। ऐसे ही कोई अगर जो तुमसे कहता है राष्ट्रपति के बारे में बताओ, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, राष्ट्रपति का आधार अगर जो अधिकार की बात हम करेंगे तो राष्ट्रपति से अगर कोई कहता है कि देखो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति की कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति दोबारा लड़ सकता है नहीं लड़ सकता, राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ कहाँ लिख दिया है, एक भाग बना दिया, एक भाग बना दिया। भाग पर जाओगे सबसे पहले भाग 5, और भाग पर जाने के बाद में फिर कहोगे राष्ट्रपति कहाँ है, तो राष्ट्रपति स्पष्ट लिखा है 52 से लेकर, और फिर बाद बाकी लिखाई है आगे। तो हम क्या करेंगे, पहले लेकर राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति कार्यकाल होगा, राष्ट्रपति नियुक्ति होगी, राष्ट्रपति कितनी बार रह सकता है, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं, ये सब कुछ मिल जाएगा। मतलब क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना, पेज खोलना है, पेज पर आर्टिकल तुम्हें पढ़ना है और अंदर घुस जाना है। संविधान में इतने आर्टिकल में ये चीज़ लिखी हुई है, इसीलिए तो आर्टिकल बनाए गए, आर्टिकल नंबर। और आर्टिकल ना होते तो आप कैसे पता कर पाते राष्ट्रपति कौन से नंबर पे है या कोई भी चीज़ कौन से नंबर पे है। ऐसे ही गणित में अगर जो तुम्हें पहले विशेष सूची न दी जाए तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा फलाने चैप्टर पर, फलाने पेज नंबर पर ये वाला चैप्टर है। तो भाग मतलब क्या है, एक बड़ा खंड, इसमें कई बातें लिखी हों। अनुच्छेद मतलब क्या है, एक ऐसी पेज संख्या जिस पर वही बात लिखी हो जो आप चाहते हो, बस इतना ही याद करना है। संविधान कुछ याद नहीं करना। अब फिलहाल जब संविधान की बात हुई है तो संविधान में शुरुआत से हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। आज का आपकी व्यवस्था है, आज की राज्य की व्यवस्था है, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान स्रोत, संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और किस लिए पड़ी, इस पे हम बात करेंगे आज। तो संविधान में देखो मैंने जैसे कहा था एक विषय सूची, तो संविधान का पहला ही पेज ऐसे लिखा आएगा आपका, जिसमें लिखा होगा स्पष्टीकरण कि भारतीय संविधान, पहला जैसे मैंने बनाया अपना भारतीय संविधान दार्शनिक तत्व। दार्शनिक तत्व का मतलब ये है कि हमने संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। संविधान इससे पहले था भी, आज़ादी से मान लो हमने 1940 के बाद में बनाना शुरू कर दिया, 47 के बाद में, उससे पहले संविधान नाम की चीज़ थी या नहीं उसके बारे में बताया गया है। पहला चैप्टर में बताया, पहली बात है संविधान की बारे में पढ़ेंगे, संविधान है क्या, संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ी। ऐसे तो जैसे ब्रिटेन में संविधान है ही नहीं, संविधान ब्रिटेन में कैसा है, लिखित नहीं है, मतलब ऐसे ही है, मुँह बोली जवानी, मतलब जो कानून रोज बनते हैं रोज वहाँ टूटते हैं। ठीक है, तो दार्शनिक तत्व तो हमारे भारत में संविधान कितना पुराना है, कब कब चलाया गया था संविधान, इसके बारे में। फिर संविधान सभा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बारे में पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर ये होगा। तीसरा पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान की विशेषताएं,
हमारे संविधान में विशेषताएं क्या हैं, कितना ज़्यादा बढ़िया है, कितना अभी ठीक नहीं हो पाया, कितने और संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर संवैधानिक संशोधन क्या है, जो हमने संविधान में जो चीज़ बनाई तब तो उस परिप्रेक्ष्य में देखिए अच्छी बनाई, लेकिन समय चलते हुए चीज़ें बदलती रहती हैं। उन बदलाव के साथ साथ में क्या है, संविधान संशोधन करने ही पड़ते हैं। उसके बाद में उद्देश्य का मतलब कि यह है कि संविधान का ट्रेलर, जैसे एक फिल्म आती है ना, तो फिल्म आने से पहले एक टीजर आता है। उस टीजर में होता है कितनी एक्शन है, इसमें कितना रोमांस है, कितनी मतलब ड्रामा है, कितनी इसमें इमोशनल है, कितने गाने हैं, कौन सा गद्दार है, कौन क्या किरदार निभा रहा है, मतलब थोड़ा सा 1 से 2 मिनट में पूरी 2.5-3 मिनट का 2.5-3 घंटे का सब कुछ दिखा दिया जाता है। होता है कि नहीं होता? तो वो टीजर होता है एक फिल्म का। ऐसे संविधान का एक टीजर मान लो, प्रस्तावना, जिसमें ये लिखा होगा संविधान में हम लिख क्या रहे हैं, संविधान में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, अंदर लिखने वाले क्या हैं, उसे हम प्रस्तावना कहेंगे। उस उद्देश्य का या प्रस्तावना कहेंगे तो उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम मूल अधिकार पढ़ेंगे, सीधे से मूल अधिकार, नहीं तो नागरिकता पढ़ेंगे और नहीं राज्यों का संघ पढ़ेंगे। वो चलते फिरते हम ऐसे ही बताते रहेंगे। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का राज्य तुम्हारे लिए क्या क्या कार्य करेगा। फिर मूल कर्तव्य, उसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो केंद्र में है। ठीक है, उसके बाद राज्य नीतिक व्यवस्था में हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर संसद के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, CAG के बारे में, यानी नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल क्या है इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके बारे में, और संघवाद। उसके बाद में लोकतांत्रिक राजनीति की और गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण की जरूरत कब पड़ी और किसने किया सबसे पहले। उसके बाद गठबंधन की सरकारें कैसे बनाई जाती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये तो है पॉलिटी। पॉलिटी में छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन डिटेल से आप समझ लोगे एक बार तो ये मान लो जीने का तरीका आ जाएगा। क्योंकि संविधान हमारे सीखने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हर रोज़ हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। और संविधान ऐसे नहीं, संविधान तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, संविधान ऐसे नहीं आपको सीखना कि बस संविधान सर करा दो, आर्टिकल याद करा दो, बस बात भाई कुछ नहीं। आर्टिकल तो एक पेज नंबर है या जे नंबर, बस आपको ये देखना ये बात कहाँ लिखी है। उसके बाद समझना ये है कि सर ये बातें लिखी क्यों हैं और ये बात क्यों नहीं लिखी जो हम चाहते हैं अभी। इसके लिए संशोधन करने की व्यवस्था है उसमें। जब आवाज़ बड़े रूप में उठ जाती है तो उसमें संशोधन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। फिलहाल संविधान का हम बात करें संवैधानिक परिचय की, तो संविधान में संवैधानिक परिचय में 1-2 शब्दों से बना है संविधान। एक तो सम और प्लस विधान। विधान का मतलब होता है नियम या कानून, नियम या कानून, और समान हो रहा बराबर। सबके लिए नियम और कानून कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। संविधान इसमें आएगी राज्य व्यवस्था और राज्य। संविधान में राज्य व्यवस्था आपको दिख रहा होगा। संविधान का मतलब एक ऐसा परंपराओं का संकलन जो कि किसी देश के शासन को चलाने के लिए किया जाता है, और वो भी लिखित दस्तावेज। वो तो हो गया आपका संविधान। संविधान बना कितने शब्दों से, 2 से, सम प्लस विधान। विधि का विधान हम बोलते हैं ना, विधि का कानून है। विधि कह दो या विधान कह दो तो विधान का मतलब होता है नियम या कानून, और समान होते हैं बराबर। तो बराबर नियम और कानून हर व्यक्ति के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बराबर नियम और कानून, वो होता है संविधान, जिसमें सबके लिए बराबर चीज़ लिखी हो। ठीक है। राज्य व्यवस्था, जब संविधान को एक देश राज्य में लागू करने के लिए उस देश की सरकार द्वारा जो व्यवस्था की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का मतलब है एक ना एक तो तुमको चुनना पड़ेगा भाई, कोई ना कोई। जैसे आपने कोई मान लो अभी अपने नेता चुना अपना, अब नेता तुमने अब सर्वसम्मति से चुना है, और ऐसी बात भी नहीं 100 के 100% वोट उसी नेता के लिए पड़े हो, लेकिन उसमें से करीब जो बहुमत में होता है वो नेता बन जाता है। लेकिन बहुमत के बनने के बाद वो नेता के लिए समस्त प्रजा, जिसने वोट दिया है वो भी, नहीं दिया वो भी, सब बराबर होनी चाहिए। इसकी व्याख्या कौन करता है, हमारा संविधान। ठीक है, क्योंकि वो जो राज्य व्यवस्था चलाएगा, जो व्यवस्था देखेगा, उसके लिए सब कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। देखो मेरा जो पॉलिटी पढ़ाने का तरीका है वो औरों से अलग है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाग 1 लिखो, भाग 1 में लिखो भाई राज्य और संघ, भाग 2 लिखो नागरिकता, भाग 3 लिखो मूल अधिकार, भाग 4 लिखो DPSP, भाग 4 ये लिख दो भाई मौलिक कर्तव्य,
भाग 5 लिख दो संघ, ऐसे नहीं बात बनेगी। आपको जीना पड़ेगा संविधान, आपको समझना पड़ेगा संविधान। संविधान आखिरकार है कौन सी पुड़िया जिसे इतना कठिन सा लगता है। अरे आर्टिकल तो क्या रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं यार, जब चीज़ें सीख जाओगे आर्टिकल है क्या। ठीक है, अब राज्य की किसी बात कही राज्य ने, तो आधुनिक विचारक फिल्मोर के अनुसार राज्य एक मनुष्यों का वह समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग पर अपना निवास करता है। राज्य क्या है वैसे भी आप समझ सकते हो, लेकिन कहते हैं ना फिल्मेर के अनुसार, ये जब मेंस लिखा जाता है तो उसके अनुसार राज्य की व्याख्या ये, चाहे तुम्हारी व्याख्या हो उसके हिसाब से आपकी व्याख्या ये कर दी जाती है। अब देखो ऐसा होता है, लिखने की तो बात में एक दिमाग में आ गई है। जैसे मैंने कोई पंक्ति लिखी अपने हिसाब से, शाहजहां ने गजल की लिखी बढ़िया शायरी की, और उसके नीचे लिख दूंगा मैं मिर्जा गालिब, और गालिब लिख दूंगा, वैसे ये जो पोस्ट है वो सब लोग समझेंगे ये किसकी हो गई, गालिब की है। लेकिन है मेरे शब्द, क्योंकि मैं पॉपुलर नहीं हूँ इसलिए मुझे कोई याद नहीं करेगा गालिब। कोई चालाकी की बात मैं लिख दूंगा और नीचे लिख दूंगा मिस्टर चाणक्य। अब ऐसे ही मैंने लिख दिया है, मैंने लिखा ये संविधान किताब में पुस्तक से मिला था। फिल्मोर के अनुसार राज्य एक ऐसे मनुष्यों का समूह है जो एक किसी देश के भूखंड पर रहता है, भूभाग पर रहता है। जैसे हमारा देश भारत है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों से भारत बना, और इन राज्यों में क्या था, जनसंख्या, पॉपुलेशन। अब जनसंख्या राज्यों में रही हुई देश में कौन रहेगा, और तो देश में राज्य रहेंगे, सीधी सी बात। तो क्या है कि देश तो एक राज्यों का संघ है, लेकिन राज्य कैसे बने, राज्य मनुष्यों का समूह है, मनुष्यों का संघ है राज्य। एक भूभाग, निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ हो, और जो एक सुव्यवस्थित सरकार द्वारा उप भूभाग की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों तथा वहाँ के पदार्थों पर पूरा नियंत्रण तथा प्रभुत्व रखता हो, और जिसे विश्व के किसी भी अन्य राज्य से संधि या युद्ध करने अथवा अन्य किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो। डीपीएससी में स्पेशल आर्टिकल क्या में दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, कुल मिला के अभी क्या आपकी पॉलिटी शुरुआत नहीं हुई, पॉलिटी की पहली कड़ी है कि संविधान है क्या। संविधान है क्या, इसके बारे में बात करूं तो संविधान में क्या है कि राज्यों के बारे में, देश के बारे में, राज्य की जनता कैसे रहेगी, देश के लिए नियम क्या है, कानून क्या है, उनके बारे में लिखा है। इतना आपको मालूम है, मैं बता चुका। लेकिन राज्य के तत्व, और जो राज्य हमें बनाए तो बनाए कैसे, राज्य के तत्व क्या क्या होने चाहिए। राज्य के तत्व पहली है जनसंख्या, पहली तो बात है उसमें क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। तब तो मालूम पड़े ना राज्य है। ऐसे भूभाग खाली सा पड़ा है ग्लेशियर की तरह, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि वो राज्य है। अच्छा, उसके बाद भूभाग होना चाहिए उसका खुद का, जनसंख्या के साथ साथ क्या होना चाहिए, भूभाग। और उस भूभाग जनसंख्या के साथ साथ वहाँ की एक निजी सरकार हो, उस प्रदेश का एक मुखिया हो जो उस प्रदेश का रहने वाला हो, तभी तो राज्य कहेंगे। उसके बाद वहाँ पर संप्रभुता हो, मतलब लोगों में क्या हो, भाईचारा हो, और लोग एक दूसरे के प्रति कैसे रहें, संवेदनशील रहें। तो वो राज्य के तत्व हैं चार, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तत्व यानी भाईचारा, मजबूती, संप्रभुत्व की देसी भाषा यही है। तो इतना बहुत जरूरी है। तो आपका राज्य की क्या होता है, राज्य की क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, मोदी कहता अखंड भारत का अखंड प्रचारक हूँ मैं। मतलब क्या है कि जो भी देश बना है वो कहीं ना कहीं राज्यों से बना है। मान लो मोदी जी बैठे तो दिल्ली हैं, लेकिन लड़े कहाँ से थे, वाराणसी से। और वाराणसी कहाँ पड़ता है, अपने उत्तर प्रदेश में। तो किसी राज्य से ही लड़ना पड़ा ना उन्हें, किसी जिले से। मतलब क्या, देश ही क्या है, देश राज्यों का समूह है। जब राज्य नहीं होंगे तो देश कहाँ से होगा। ठीक है, तो देश या राज्य बनाने के हमने चार तत्व पढ़े, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। यही जब जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या किसे कहेंगे, यहाँ पर क्या है, यह राज्य का सर्वप्रथम तथा आवश्यक तत्व होता है। राज्य मनुष्य का ही संगठन है। राज्य किसका संगठन है, राज्य मनुष्यों का ही संगठन है। और प्लेटो के अनुसार उन्होंने किताब लिखी थी रिपब्लिक, ये नोट डाउन कर लेना, प्लेटो की आत्मकथा है। रिपब्लिक में बताया उन्होंने कि आदर्श राज्य में 50-40 यानी 5040 नागरिक होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए, 5000
40 लोग होने चाहिए। अरस्तु के अनुसार उन्होंने की जनसंख्या उन्होंने कही कि 10,000 होने चाहिए। ये हमारा विषय है, ये क्वेश्चन है सीधे क्वेश्चन जो पूछेंगे बस वही बताना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि पॉलिटी के लिए मैं क्या है कि एक शब्द पकड़ लूँ, मैं उस पर चर्चा कर सकता हूँ घंटों। लेकिन उन्होंने कहा, ये प्लेटो ने रिपब्लिक में कह दिया कि राज्य में 5,000 के आसपास लोग हों तो उसे राज्य हम कह सकते हैं, दर्जा दे सकते हैं। एक किसी भूभाग में 5,000 लोग रह रहे हैं, उसे हम राज्य बना सकते हैं, छोटा सा छोटा। लेकिन अरस्तु कहते हैं कि 10,000 तो लोग होने चाहिए भाई, लगभग 10,000 होने चाहिए, तब हम उसे राज्य कह सकते हैं। वहीं भूभाग की बात करूं तो एक निश्चित भूभाग, जैसे मैं कह चुका, दूसरा आवश्यक तत्व है एक निश्चित भूभाग होना चाहिए उस पॉपुलेशन के लिए। तीसरा ये सरकार, उस कंट्रोल करने के लिए, सब में संप्रभुता रखने के लिए एक सरकार होनी चाहिए, सबको समान रूप से देखे। कोई जैसे मान लो पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ी जो जाति है उसको भी आछड़ दे दू के अपना बराबर में उसको बराबर कर दे, तो एक सरकार होनी चाहिए। और वहाँ की संप्रभुता ऐसी होनी चाहिए कि समता राज्य की उभय लक्षण है जो अन्य समुदायों को अलग करता है। इसका आशय होता है कि राज्य अपने क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके, इन आज्ञाओं का पालन करना और बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो अतः दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सके। राज्य से क्या रखें, अच्छे संबंध रखें। राज्य का मतलब ये है, जैसे बिहार के लोग अपने उत्तर प्रदेश में अच्छे से काम मजदूरी मेहनत सब कर रहे हैं ना, तनख्वाह उठा रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश के अन्य स्टेट में अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। कुल मिला के ये है कि राज्य कई ऐसे ना करे कि कोई राज्य जैसे यूपी है कि बिहार वाले नहीं आएंगे, या बिहार है तो ये नहीं कहें उत्तर प्रदेश वाले नहीं आएंगे। तो दोनों लोगों में एक संप्रभुता होनी चाहिए ताकि आगे की तरक्की हो सके, तो देश का विखंडन न हो। फिर उसके बाद कही जाती है सरकार के अंग कैसे होने चाहिए, सरकार बनती कैसे है। तो सरकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के 3 मूल मंत्र हैं। सरकार बनने के क्या है कि 3 अगर जो हैं 3 पैरों की कुर्सी मान लो, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वैसे हमने कहा है चतुर्थ पिलर भी है एक मीडिया, ठीक है। ये मीडिया को न्यायालय में हम कंसीडर कर देते हैं। आज की मीडिया तो नहीं है ऐसी कि उसे कंसीडर किया जाए, खैर छोड़ो, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं मीडिया के बाद, कल को लगे मेरे पीछे पड़ जाए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का मतलब हुआ है विधियों का जो निर्माण करे। विधियों का निर्माण मतलब है कानून बनाए, जो नियम रेगुलेशन जो बनाए उसे हम क्या कहेंगे, विधायिका। विधायिका का काम होता है विधियों का निर्माण करना। विधियों का निर्माण करना मतलब उस राज्य के लिए कानून बनाना। राज्य का मतलब किसी यूपी, एमपी और राजस्थान से नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब किसी देश से हो रहा है। समस्त राज्यों की बात कर रहा हूँ। जैसा केंद्र में होता है वैसे राज्यों में होता है। केंद्र राज्यों के लिए ही बनाया गया है देखी जाए तो समस्त राज्य के लिए विधियों का निर्माण करना किसका काम होता है, विधायिका। और विधायिका होती क्या है, विधायिका में देखिए अब केंद्र में जाएंगे तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। जब स्टेट में आओगे तो विधानसभा, जैसे एमएलए और एमएलसी, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बैठेगा इनको कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति, और यहाँ पर बैठेगा आपका गवर्नर, ठीक है। यहाँ भी कानून बन सकते हैं केंद्र के लिए, यहाँ भी कानून बन सकते हैं राज्य के लिए। इन दोनों अंगों को या इन अंगों को क्या कहते हैं हम, विधायिका। और विधायिका का काम होता है जनता की तरफ से जो चुने हुए लोग हैं वो सब जाकर वहाँ पर बैठकर क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ कार्यपालिका पर। सीटू नींद आ रही है? नींद आदमी को जब 2 ही कंडीशन में आती है, या तो उसका दिमाग ना लगे या फिर उसका दिमाग ज़्यादा तेज दौड़े तो थक जाता है। या तो तुम्हारा ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, या तो लग रहा है तुम 1946-47 से पहुँच गए संविधान बनाने, या फिर तुम्हारे ऊपर से बाउंस हो रहा है। 2 ही कंडीशन होती हैं। मैंने 3 मूल मंत्र बताए, कौन कौन से थे लिखे, फिर भी बता दो। 3 मूल मंत्र। सरकार मतलब कितने भागों से बनती है? 3 थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका मैंने बताई कानून को बनाएगी, न्याय कार्यपालिका क्या करेगी, विधियों का क्रियान्वयन करेगी। जो कानून बने उनको लागू कौन करेगा, कार्यपालिका। जैसे एक कानून बन गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कानून है,
उसका आगे क्रियान्वयन कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। यहाँ कह दिया मान लो मनरेगा चला दिया, इस यहाँ पर विधायक कानून बन गया मनरेगा, मतलब गरीबों के लिए एक आमदनी के स्रोत के लिए उनको रोजाना काम दिया जाएगा, ठीक है, जो बेरोजगार हैं। तो विधेयक कार्यपालिका क्या करेगी? वो उसको आगे बढ़ा देगी और लोगों को काम, मतलब उसको क्या है, लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका। अच्छा, विधायिका में संसद लोकसभा, इसमें कार्यपालिका में कौन आ गया? सरकार आ गई, खुद इन्वॉल्व हो गई। हालांकि सरकार मतलब प्रधानमंत्री, और राज्यों में मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो गया विधियों का काम करना। न्यायपालिका का काम क्या है? इन दोनों पर निगरानी रखना। न्यायपालिका का काम क्या है? इन दोनों पर निगरानी रखना। कहीं यहाँ से जो कानून बना है उसका ये गलत प्रयोग तो नहीं कर रहे भाई? उसको कौन नजर में रखा है? सीसीटीवी। न्यायपालिका, न्यायपालिका विधियों को वैधता एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करने वाला अंग है। अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो ये यहाँ पर टांग अड़ा देगा न्यायपालिका। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने, राज्यपाल ने या राष्ट्रपति ने कोई कानून पास किया, कानून ये पास है कि यहाँ पर जो भी मतलब जैसे फ्री बोरिंग योजना मान लो भी उत्तर प्रदेश चल रही है, कि गरीबों को या जिनके पास 0.2 हेक्टेयर ज़मीन है उनको या उनसे कम है, उनको समूह बनाकर सबको बोरिंग के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और वो 10,000 रुपये ये लोग बांटने का काम करेंगे। अब यही लोग क्या करेंगे? मतलब मुख्यमंत्री की सरकार क्या करेगी? मुख्यमंत्री और जो भी मंत्रीगण हैं, ये जो डिपार्टमेंट है वो काम करेंगे, पूरा प्रशासन लग जाएगा किसानों तक वो चीज़ पहुंचाने में। वीडियो सेक्रेटरी, एडीओ, एपीओ वगैरह सब लग जाएंगे, ठीक है। मैं प्रधान की ये सारी चीज़ व्यवस्था चल रही होगी। तभी आके क्या है कि इनमें क्या होगा, 10,000 की जगह लगता है कि सिस्टम ही खा रहा है बीच में। उन चीज़ों को कौन खा रहा है? सिस्टम बीच में खा रहा है। तो उस सिस्टम को रखाने के लिए, उन योजनाओं को मतलब वहाँ तक पहुँचाने के लिए निगरानी कौन रखेगा? तो न्यायपालिका रखेगी। कोई भी किसान कहता है कि मैं इसका पात्र हूँ, मुझे ये योजना नहीं दी जा रही, बल्कि मेरी योजना किसी और को दे दी गई जो पात्र नहीं है, तो उसकी योजना की देखभाल या उसकी कहने की वकालत कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी, ठीक है। अब विधियों कैसे? ये दो प्रकार की होती हैं, एक होते हैं स्थायी, एक होते हैं अस्थायी। स्थायी और अस्थायी दोनों में अंतर सुनो। स्थायी वो होते हैं जैसे मान लो एक वीडियो है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो नीचे से लेके चलते हैं, ठीक है, अपने प्रधान से है क्या मार दूंगा मैं इधर। तो एक तरफ मैंने वीडियो लिखा, ये कौन सा हो गया? स्थायी। ये कौन सा हो गया? स्थायी। और एक तरफ लिख दिया मैंने अस्थायी, ठीक है, जाओ अस्थायी। अस्थायी में लिख दूंगा मैं प्रधान, ग्राम प्रधान। और वीडियो के बाद यहां पर लिख दिया मैंने बीडीओ, वीडियो ब्लॉक लेवल का वीडियो। वीडियो के ऊपर कौन होगा? ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख। इसके भी प्रधान के जो भी चेक चूक होंगे, जो भी कार्य के लिए व्यवस्था होगी, वो सरकारी स्थायी परमानेंट बॉडी होगी, वो क्या करेगी? इसके लिए चेक रिलीज करेगी, तो ये कार्य करेगा। तो सरकार के दो अंग हैं, एक तो अस्थायी, एक स्थायी। स्थायी वाला निगरानी में रखेगा। अब उसके बाद में जो भी ब्लॉक स्तर पर जो भी काम होगा उसका क्रियान्वयन या देखभाल कौन करेगा? बीडीओ करेगा। ऐसे ही आके एसडीएम, डीएम, तहसील लेवल, और ये जिला, यहाँ पर होगा जिलाध्यक्ष। यहाँ पर क्या होगा? जिले पर जिलाध्यक्ष को कौन रखाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और भी अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक स्थायी होती है जो उनको क्या होता है? तबादला होता है, लेकिन उनकी सरकार नहीं जाती। जैसे प्रधानी 5 साल बाद चली जाती है, लेकिन सेक्रेटरी की जाएगी क्या? नहीं जाएगी। लेकिन सेक्रेटरी का जो पाया जाता है तो वो तबादला तो हो सकता है इस जगह से स्थानांतरण, लेकिन उसकी सरकार नहीं जाने वाली, क्योंकि वो चुनाव थोड़ी लड़ा है। स्थायी वाले जो होते हैं वो कभी चुनाव नहीं लड़ते, अस्थायी वाले चुनाव लड़ते हैं। पावर दोनों में ही होती है, एक 5 साल के लिए पावर आती है और एक उनकी 60 साल तक पावर रहती है, ठीक है। ईमानदारी से काम करेंगे तो शर्त ये है। तो दोनों हमने बड़ी विधायिका में हमने काम करते सुने। विधायिका में एक, कार्यपालिका में 2, स्थायी और अस्थायी, और न्यायपालिका में अपना इन दोनों की निगरानी करने के लिए, ठीक है। वहीं जब मैं बात करूं संविधान में, भारत क्या भारत एक राज्यों का संघ है? मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे, क्या भारत राज्यों का संघ है? संघ की इकाई है राज्य? है तो है। अब इसमें क्या है कि भारत संघ के इकाई राज्य, जैसे कह दूं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आगे जितने भी डॉट 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 डॉट,
सभी राज्य, ये 3 तत्व उपस्थित हैं, किंतु चौथे तत्व संप्रभुता का अभाव है, इन्हें राज्य नहीं कहा जा सकता। जैसे क्या यूएनओ एक राज्य है? मतलब मैं इसको समझाता हूँ, क्या भारत संघ की इकाइयाँ राज्य हैं? संघ की इकाइयाँ राज्य हैं क्या? तो नहीं। राज्यों का संघ तो है भारत, लेकिन जो भारत की इकाइयाँ राज्य नहीं है। समझ गए? ऐसे ही कैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हमारे भारत में आता है, बाद बाकी प्रदेश नहीं आते, आते तो सब आते हैं, वरना एक भी नहीं आता। एक भी नहीं आता का मतलब पूरा भारत है। ठीक है। यूएनओ क्या एक राज्य है? तो नहीं है, क्योंकि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और उस पर अपना खुद का कोई जगह है नहीं, सदस्य देश हैं। सदस्य देशों का मतलब है 193 अभी तक हो चुके हैं, 194 वाला जुड़ने वाला है अभी। ठीक है। 193 देशों के साथ साथ उसके पास खुद की जनता नहीं है। पहली बात, राज्य को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए थे? 4 चीज़ें। पहली क्या है? एक जनसंख्या, उसके पास नहीं, पहली जनसंख्या नहीं है। उसके बाद कोई भूभाग है? नहीं है। संप्रभुता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। उसकी सरकार है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए यूएनओ को एक राज्य नहीं कहा सकता, इससे हम संगठन कह सकते हैं, लोगों का बनाया हुआ एक संगठन, यानी एक मंच कह सकते हैं। ठीक है। तो यूएनओ एक राज्य है या नहीं? तो नहीं, स्पष्ट मना कर दो। जिसके पास जनसंख्या नहीं, जिसके पास भूमि नहीं है और जिसके पास सरकार नहीं है और जिस सरकार के साथ संप्रभुता नहीं है, मतलब सोवरेनिटी, मतलब एकजुटता, वो नहीं है, तो फिर उसे हम राज्य नहीं कह सकते। अब ये तो हो गया तुम्हारा संविधान की परिभाषा। अब तक संविधान समझ में आ गया होगा। संविधान कैसी किताब है? एक ऐसी लिखित किताब है जिसमें हमारे कानून लिखे हैं, हमारे जीने के लिए कानून लिखे हैं, हमारी राज्य व्यवस्था के लिए कानून लिखे हैं। अभी संविधान नहीं होता तो हर आदमी खड़ा हो जाता राष्ट्रपति के इलेक्शन में, हम भी राष्ट्रपति बनेंगे, हम राष्ट्रपति बनेंगे। हजारों की संख्या में सब विधायक ही लड़ना चाहते हैं, लाखों की संख्या में सब प्रधान होते, हर आदमी अपने आप में प्रधान होता, चुनाव कहाँ होता। इसीलिए क्या है, संविधान एक ऐसी पुस्तक है जो कंट्रोल करती है इस सारे सिस्टम को। और ये सारा सिस्टम किसके रूप में लिखा गया है? हर जगह 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 एक एक पेज नंबर पर, यानी कि अनुच्छेद पर लिखा हुआ है। ये है हमारा संविधान। संविधान को अच्छे से जीने के लिए संविधान सभा पढ़ें। संविधान बनाया कैसे, बना कैसे? क्या लगता है संविधान आज से पहले भी कभी रहा हमारे भारत में? कोई जवाब? यहाँ तक आवाज़ नहीं आएगी। माइक में क्या है कि कैमरे में एक सेटिंग होती है, ये सिर्फ मेरी आवाज़ सुन सकता है, तुम लोगों की नहीं। ज़्यादा आवाज़ होगी, ज़्यादा डीबी तक पहुँचोगे तब यहाँ तक आती है। बाद बाकी ये बाहर का शोर शराबा है, ज़्यादा डीबी का उधर तो आ सकता है, नहीं आएगा, इसलिए आप बताया करो। ठीक है। संविधान सभा मतलब ये है 1946 से 50 तक बनकर तैयार हुआ हमारा। 2 साल 11 महीने 18 दिन में, कुछ घंटे भी रहे। लेकिन इससे पहले भी संविधान रह चुका है क्या हमारे भारत में? इससे पहले कब कब हमारे भारत में रहा, उसकी एक बार नज़र मार लें। संविधान हमारे देश में कब से शुरुआत में रहा? तो पहला ही ये है कि प्राचीन काल में भी संविधान की चर्चा हमें देखने को मिलती है। वो अलग बात है भाई, आक्रांता आए, यहाँ पर शासन किया और शासन की वजह से हमारे संविधान की किताबें फाड़ गई, हमारी संविधान की किताबें जला दी गई, या किसी यूनिवर्सिटी को ध्वंस कर दिया गया, या फिर हमारी संस्कृति को ख़त्म कर दिया गया। जैसे मैकाले आया, अपना मैकाली पद्धति दे गया, इतिहास में सारे के सारे युद्ध लिख के चला गया, है ना। उससे पहले इस्लाम आए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटियाँ ही जला दी, क्योंकि हम पढ़े लिखे ज़्यादा थे। हम तो संविधान की बात करें तो वेद लिखे गए हमारे संविधान, उसमें भी तो संविधान था। अरे राम के टाइम पे एक रामायण है, रामायण में ये कहते हैं कि राजा ऐसा होना चाहिए कि जो टैक्स है ना, भगवान राम थे तो भगवान राम बताते हैं टैक्स ऐसे लेते थे लोगों से जैसे सूर्य लेता है। और भगवान राम कहते भी थे रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, मैंने देखो इस चीज़ को पढ़ा नहीं लेकिन सुना जरूर है। ये कहा करते थे कि टैक्स सूर्य की तरह ही लेना चाहिए। सूर्य से लेने का मतलब ये है कि हर पत्ती, हर व्यक्ति, हर तालाब, कुआं, पोखर, हर जगह से पानी सोख लेता है सूर्य बाष्प के रूप में, और फिर यहाँ जरूरत होती है वहाँ पर फिर उसे बरसा देता है। ऐसे टैक्स हर व्यक्ति से लेना चाहिए ताकि उससे भी टैक्स आ जाए, उससे भी मालूम न पड़े, उसे बोझ भी न लगे और उसका विकास कार्य भी हो जाए।
उसका उस क्षेत्र का विकास कार्य भी हो जाए, ऐसे तो टैक्स होना चाहिए। तो वेद हमारे लिखे गए, तो वेदों का मतलब क्या, संविधान से ही बड़े बड़े चीज़ें उसमें नियम लिखे थे। तो प्राचीन भारत में शासन संचालन का आधार धार्मिक ग्रंथ थे, जैसे कि वेद, उपनिषद, नीति, या मौर्य काल में अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। मौर्य काल में भी हमें वर्णन मिलता है। मौर्य काल में इतना तो हमें मालूम पड़ता है कि चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र लिखा था। वो अर्थशास्त्र किसी संविधान से कम नहीं था, उसमें नियम रेगुलेशन लिखे थे कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए, राजा के पद क्या होने चाहिए, राजा के अधिकार क्या हैं, राजा के लिए अधिकार क्या है, जनता के अधिकार क्या है, ये सब कुछ अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है चाणक्य के बारे में। ठीक है। फिर 1885 में एक आवाज़ उठाई, सबसे 1895 में वो थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि उन्होंने सबसे पहले स्वराज विधेयक पास किया। उसमें भी कुछ नियम लिखे थे। जब मैंने मौर्य काल की बात की तब भी संविधान था, प्राचीन काल की बात की तब भी संविधान था, और अंग्रेज थे तब भी संविधान बनाने की बात कही गई। तो सबसे पहले अंग्रेजों के सामने एक प्रस्ताव आया 1895 में बाल गंगाधर जी के द्वारा। उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया और वो पेश कर दिया तिलक जी ने, स्वराज विधेयक, कि हमारा खुद का राज्य होना चाहिए। स्वराज का मतलब यहाँ पर है खुद का शासन, मतलब हमारे भारतीयों का शासन होना चाहिए। उसके कुछ नियम लिखे उन्होंने, नियम की बात आगे करेंगे। 1915 में भारतीय कानून प्रारूप गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का राष्ट्रीय वसीयतनामा तैयार किया गया, किंतु ये भी लागू नहीं किया गया। उन्होंने भी एक संविधान की मांग की, संविधान एक ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन गोखले सरकार के सामने अपने हाथ खड़े कर गए, क्योंकि उनके बैकअप सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि जनता इतनी जागरूक नहीं थी। सबको क्या जो रूठता था उसे अंग्रेज कुछ न कुछ लालच देकर उसे अपनी कंपनी में कर लिया करते थे। मतलब लोग चाटुकार ज़्यादा बना लिए, जो चाटुकार नहीं है वो जेल में है, जो चाटुकार है वो उसकी नौकरी में। बस अंग्रेजों का यही फंडा था। तो गोखले जी का ये वसीयतनामा ये भी फेल कर दिया। 1916 में होम रूल लीग का आंदोलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। अब होम रूल के तहत घरेलू संचालन की मांग की गई, नहीं होम रूल लीग आंदोलन, देखो होम रूल एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया था 1916 में मद्रास से। तो इसमें भी इन्होंने मांग रखी, लेकिन बात नहीं बनी। फिर 5 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी ने एक साक्षात्कार के माध्यम से संविधान और संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी, लेकिन इसको भी ठुकरा दिया गया। संविधान बार बार मांगे हुई हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन उनको ठंडे दिमाग से अंग्रेजों ने लिया ही नहीं। किसी का कहीं भी जो कहीं डाउट रहता है पूछ लेना चाहिए। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाकर इन्होंने भी केंद्रीय विधानमंडल में प्रस्ताव रखा और भारतीयों के लिए कानून बनाने की मांग की, लेकिन फिर मुर्गा छाप चला ही नहीं। मतलब क्या है, वो नहीं मानने को तैयार अंग्रेज। फिर उसके बाद अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध यह प्रस्ताव प्राप्त किया गया, लेकिन गवर्नर जनरल ने स्वीकृत नहीं थी। यहाँ तक कि कानून नहीं बन सका और राष्ट्रीय मांग के रूप में प्रचलित इस घटना से उत्पन्न अशांति को दूर करने के लिए मूडीमैन समिति का गठन किया गया अंग्रेजों की तरफ से, ताकि इस विद्रोह जो कहते हैं लोग जो संविधान की तरफ जागरूक थे उनको दबाने के लिए मूडीमैन पूछा गया है। कौन सी समिति थी वो? मूडीमैन, याद रखना, मूडीमैन समिति, मूडीमैन समिति। और देखो नोट पॉइंट कर लिया करो, बीच में क्या तुम्हें लिखना कैसे होता है, सिर्फ हैंड डाला करो, सम प्लस दान यानी संविधान, यानी कि मतलब एक ऐसा जो सबके लिए विधान बराबर हो, ऐसे हेडिंग डालते जाया करो। पृष्ठभूमि में कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ लिखो 1895 मतलब बाल गंगाधर तिलक पहली मांग, 1975 लिखो, 1915 लिखो गोखले जी ने पहली बार वसीयतनामा, 1916 एनी बेसेंट में बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना, ये भी नकार दी गई। 1922 में गांधी, ये भी फेल। 24 में मोतीलाल नेहरू, ये भी फेल। लास्ट में कौन आते हैं? नेहरू जी, और नेहरू जी भी कहते हैं तो उनकी भी फेल। 1925 में एक और कमेटी तैयार की जाती है संविधान के लिए। 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के द्वारा एनी बेसेंट के प्रयासों से भारत में सर्वदलीय सम्मेलन होता है और भारत के लिए विस्तृत कानून का ड्राफ्ट तैयार हुआ। इस ड्राफ्ट को इंग्लैंड में लेबर पार्टी के सदस्यों के पास भेजा गया। लेबर पार्टी जब उसको देखती है तो लेबर पार्टी सांसद जॉर्ज, नाम था जॉर्ज लेसम्बरी, इनके द्वारा पेश किया गया था, लेकिन ये भी वहाँ पर जाके फाड़ कर फेंक दिया गया। सारे हथियार बंद हो गए भारत वालों के। 1928 में मोतीलाल नेहरू फिर से एक डुबक लगाते हैं, संविधान में गोता मारते हैं और ये उसमें 14 सूत्री मांग रखते हैं भारत के पक्ष के लिए। तो उनको भी
14 सूत्री मांगों के साथ खारिज कर दिया गया। 1934 में एक आता है स्वराज पार्टी द्वारा, वही स्वराज पार्टी जो 1923 में बनी, वो नहीं मानेगी भाई। उन्होंने फिर औपचारिक मांग की। उन्होंने कहा 1934 कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसका नाम दिया गया CWC की पटना बैठक में संविधान सभा की मांग को अपनी अधिकृत नीति से शामिल किया गया। फिर भी ये इनका क्रॉस। 1934 में ML रॉय ने संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग की, लेकिन फिर भी स्टॉप। लेकिन अंग्रेजों के मन में आया कि बहुत दिन हो गए मांग करते करते, एक दिन ऐसा न हो कि हम ही मांग करने लग जाएं इनसे, इसलिए उन्होंने भारत शासन अधिनियम लागू कर दिया। उन्होंने कहा भारत शासन अधिनियम तुम्हारे लिए बना रहे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए मानो कि तुम्हारे लिए संविधान है, हमारे लिए एक कानून है, तो इसका आप प्रचार प्रसार कीजिए और इसके लागू कीजिए और इसके नियम से आप रहिएगा। उसमें लोगों के लिए RBI दे दी, बैंक दे दी, उसके बाद में कुछ कानून बनाए गए। तो 1935 बार 1936 में कांग्रेस फैसला अधिवेशन नेहरू अध्यक्ष कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के गठन की मांग उठाई। और संविधान मतलब नेहरू जी ने कहा 1936 में कि आप यहाँ के जो भी युवा हैं उनसे वोट डलवा लीजिए। युवा कहते हैं संविधान बनेगा तो बनेगा। 36 से मांग उठती है, लेकिन इलेक्शन कौन करवाए? ये तो सब अधिकार किसके पास थे? अंग्रेजों के पास थे। 1938 में एक हरिपुरा अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भी क्या करते हैं, सबसे पहली मांग उठाते हैं संविधान के लिए हरिपुरा अधिवेशन में। उन्होंने कहा जब भी भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त होगा तब ही भारतीयों की सभा भारत के लिए संविधान निर्माण करे, यही एकमात्र समाधान होगा। उन्होंने कहा अगर जब भी संविधान बने तो भारतीय लोग होने चाहिए, एक भी फिरंगी अंग्रेज नहीं होना चाहिए। अगर उनमें से एक भी आ गया तो संविधान की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ के संविधान निर्माताओं ने भी यही किया कि विदेशियों का जितना भी कॉपी मार सके उतना कॉपी मारा और यहाँ पर चेप दिया। इसीलिए 106वां संशोधन हो चुका है, अभी भी संविधान अच्छे से ढंग से पैरों पर चल नहीं पा रहा है। संविधान विकलांग रूप में जल्दी जल्दी उन्होंने बना दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी कह गए थे कि इन्होंने कहा था जब भी भारतीयों की आत्मनिर्णय हो, लोग अपने दिमाग से बनाएं, यहीं का संविधान होना चाहिए, यहीं के कानून तरीके होने चाहिए, रहन सहन के हिसाब से यहीं पर जहाँ के जैसे लोग उस हिसाब से संविधान हो तो ही सक्सेस होगा। लेकिन संविधान ऐसी ऐसी जगह से लिए गए संविधान स्रोत जहाँ से आप कह नहीं सकते। जहाँ से एमरजेंसी लगाना, यानी तानाशाह के देश जर्मनी से आपातकाल लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बताओ यहाँ पर कोई राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं। ब्रिटेन से संसद ली गई, जो पहले से अंग्रेज चला रहे थे उसको ले लिया गया। जब उनका खुद का लेके संविधान नहीं है, वहाँ से ब्रिटेन व्यवस्था ले ली, मतलब संसद व्यवस्था ले ली। तो संविधान की तो ऐसी धज्जियाँ उड़ाई बाद में, वो हम सब बताएंगे कैसे कैसे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई। संविधान पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन संविधान की जड़ पढ़ा रहे हैं हम। इसलिए कुछ चीज़ें मैं छोड़ते हुए चलूँगा जल्दी से बताते हुए, क्योंकि संविधान मेरे भी मन का नहीं बना। अभी 106 तो संविधान संशोधन हो चुके, अभी इतने ही और बाकी हैं, तब जाके कहीं होश में आ पाएगा। 1939 में गांधी जी ने कांग्रेस संविधान सभा की मांग की और पुष्टि भी की। गांधी जी ने कहा हरिजन पत्रिका में लेख के द्वारा द ओनली वे, लिखा कि भारत संविधान में भारतीयों के मस्तिष्क का दर्पण है, इसीलिए भारत के संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाना उचित होगा। लेकिन अभी किसी को ये नहीं मालूम अंग्रेज जाएंगे या नहीं जाएंगे। 1940 में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो द्वारा, ये देखो देख रहे हो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव आता है और गांधी जी से नकार देते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश सरकार के कुछ शर्तें के साथ संविधान को स्वीकार करने की बात कही, लेकिन इसको भी पोस्ट डेटेड की संज्ञा देकर इसको भी रफा दफा गांधी जी कर देते हैं और हमारे भारत के कुछ नेता। ठीक है, अब हम अंतिम पड़ाव पे आ गए, हम जल्दी ही संविधान निर्माण पर पहुंचने वाले हैं। उस संविधान निर्माण पर यहाँ पर संविधान बना था। इसके बाद और भी अभी ये रुकते नहीं हैं। फिर वहाँ से उनको लगा अंग्रेजों को कि अब तो संविधान बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नियम नहीं लागू होगा तब तक हमारे भी लोग मरते रहेंगे और ये भी फांसी खाते रहेंगे। ठीक है, इधर विश्व युद्ध चल रहा था 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अंग्रेज घबराए हुए थे। अंग्रेजों ने सोचा कहीं ना कहीं अगर जो इनसे सेना मिल जाए तो अब हम जर्मनी पर क्या कर सकते हैं, एकाधिकार कर सकते हैं, यानी कब्जा कर सकते हैं। अब गांधी जी को मनाना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी जल्दी जल्दी ऑफर दिए जा रहे थे भारत वालों को, आप ये ले लो, आप ये ले लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, पॉलिसियाँ बिच रहे थे। लेकिन अब की बार एक ही बात, भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब गांधी जी सिर्फ यही कह रहे थे कि अब कुछ नहीं चलेगा, बहुत सता लिए भाई। 1915 से लेकर 18 तुम्हारी बहुत मदद कर दी, लोग दे दिए सारे के सारे, तुमने बहुत से
मरवा दिए, उनके लिए श्रद्धांजलि तक नहीं दी। लेकिन अब की बार एक सिंगल पीस नहीं जाएगा यहाँ से। जो भी होगा, इधर सुभाष चंद्र बोस घूम घाम के अपनी सेना बना रहे थे और हमला ऊपर से हो रहा था, इधर से ये भेजे जा रहे थे सुविधाएं पर सुविधाएं। लेकिन हमें सुविधा चाहिए नहीं, हमको अब चाहिए पूर्ण स्वराज। जो 1895 में मांग उठी थी वो अब चाहिए, अब आके 1945 में आप, ठीक है। क्रिप्स मिशन आता है भाई, ये क्या है 39 से 45, यानी दूसरे पे तो 1939-45 के दौरान अमेरिका, रूस, चीन जैसे मित्र राष्ट्रों द्वारा ब्रिटेन पर ऐतिहासिक भारत का सहयोग प्राप्त करने का दबाव बनाया जा रहा था। और वहीं महात्मा गांधी इस युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन के खिलाफ थे। वहीं सरदार पटेल, श्री राम गोपालचारी और मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटेन के समर्थक थे। गांधी जी सिर्फ अकेले ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा अब की बार कोई सहयोग नहीं, पूरा सहयोग और पूरी तरह से हम अंग्रेजों के खिलाफ रहेंगे। और अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा जातियाँ की हैं, बार बार ये चूना देकर चले जाते हैं। अब की बार चूना तमाकू कुछ नहीं चलेगा इनका, ठीक है। तो गांधी जी बिल्कुल खिलाफ थे। क्रिप्स मिशन क्या था, इसके कुछ प्रावधान थे, इनको पढ़ लीजिए। तो क्रिप्स मिशन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्रिप्स मिशन क्या था, तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। ये आप समझ रहे हैं, समझ रहे हो ना। डोमिनियन स्टेट का मतलब यह है केंद्र में तो भाई बेटा हम ही रहेंगे, लेकिन अपने अपने राज्य बना लो, उनमें सरकार चलाओ, लेकिन अधिकार हमारा ही रहेगा। डोमिनियन स्टेट। लेकिन गांधी जी का नहीं, बिल्कुल नहीं, पूर्ण दादाजी, एक भी आदमी ने छोड़ो, भारत छोड़ो, सब के सब निकलो यहाँ से। और भारत किसी भी घरेलू और बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा। उन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा। यूएन एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अपनी भूमिका को खुद ही निर्धारित करेगा। युद्ध समाप्त होने के बाद नए संविधान के निर्माण हेतु तो संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इन्होंने क्रिप्स मिशन में लिख दिया। उन्होंने कहा हम 45 के बाद हम छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले ही भाग गई है, क्योंकि इधर कहते हैं ना सुभाष चंद्र बोस लेके सेना दौड़ गए। तो इसकी कहानी है, जब ये दौड़ गए तो यूएसए ने पैसा लगाया था इंग्लैंड के साथ में। इन्होंने कहा था बेटा अभी तो भाग लो, तुम्हें व्यापारी तो करना है, व्यापार मैं कराऊंगा। और ये निकल गए अंग्रेज यूएसए कहने पर। यूएसए ने कहा तुम्हें व्यापार करना है, मैं कराऊंगा। 1950 से लेकर कोकोला, थम्सअप, लिम्का हजारों कंपनियां आज भी गलत बैठे हैं। आज़ादी का वो सड़ा हुआ पानी आप पीते हो, ये भी उन्हीं अंग्रेजों का है। आज़ादी नहीं है। हिंदुस्तानी यूनिलीवर जो तुम्हारे जितने भी सुंदर साबुन, लक्स, वीनस, नंबर 1 जितने भी हैं, वो सब हिंदुस्तानी यूनिलीवर बना रही है। आप तो छोड़ो, रात के ऑल आउट से लेके सुबह के जगने कर पानी भी विदेशी पी रहे हो। बहुत सारी कंपनियां विदेशी पानी बिक रही हैं, मतलब लिम्का, थर्मस वगैरह। तो ये आज़ादी नहीं है अभी। उन्होंने पहले क्या, ये कॉलोनी बनाई थी भारत, और अभी भी कॉलोनी ही है। जब तक भारत में खुद की कंपनियां, खुद की चीज़ें नहीं होगी, तब तक विदेशी राज्य करते रहेंगे, कमाई लेते जाते रहेंगे, आप सिर्फ खाकर टट्टू बनते जाएंगे। संविधान इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप दूसरी कंपनियों को फिर से इजाज़त दें। मान लो अभी गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और भी कुछ है, जो भी है, कंप्यूटर की विंडो है, एंड्रॉयड वर्जन है, ये सब कुछ है। आज ये छीन ले अमेरिका सबका बॉस यूएसए, ये छीन ले तो आपके पास रहा क्या? माइक्रोमैक्स लावा, खाली लेते वो नेट नहीं आ रहा है ही नहीं, नेट चलाओगे कहाँ से? इसलिए आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो क्रिप्स मिशन में ये था। इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, कुछ राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, और इस दौरान भारतीय रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की रहेगी और गवर्नर जनरल की शक्तियाँ यथावत बनी रहेंगी। तो हमारा था क्या, क्रिप्स मिशन में ये सब कुछ लिखा था, लेकिन शक्ति किसके पास रही? गवर्नर के पास। तो हमारा क्या रहा बताओ? बंदूकें, असला, पुलिस फोर्स सब कुछ रहेगा उसके पास, तो हम किसके लिए बनाए? फिर तो मजदूरी की मजदूरी रह गई। वो आज भी हकीकत क्या है कि सब कुछ हमारे पास है, फौज पुलिस सब कुछ पास है, लेकिन आज जितने भी एयरक्राफ्ट है सब यूरोप के, जितने भी असले हम खरीद रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तकनीकी के, वो सब विदेशी हैं, उन देशों के हैं जिनसे हमारी लड़ाई हो सकती है कभी भी, या इन्होंने हम पर हुकूमत की है। हमारा क्या? संविधान तो बना लिया, टूटा फूटा कॉपीराइट मार लिया, लेकिन कंपनियां नहीं छोड़ सके।
पहले खुलेआम व्यापार करती थी यहाँ पर रहकर, अब वो यहाँ पर भेज कर यहीं के लोगों पर व्यापार करके बचत ले रही हैं। मतलब ऐसा लगता है कभी कभी ये उन्होंने एक पट्टे पर दे दी है ज़मीन अंग्रेज़ों ने। इतनी कंपनियाँ हैं विदेशी, टी शर्ट से लेकर जूता तक कुछ भी पहनोगे विदेशी पसंद आएगा, महंगा है फिर भी उनका है, लेंगे वो। एप्पल खरीदो भाई उनका ही है, मोबाइल एडिडास लो भाई उनका ही है, पीटर इंग्लैंड उनका ही है, सब कुछ उनका ही है, पैसे वाले सब उनका ही पहनेंगे। पैसे के नाम पे आधे आधे कपड़े भी महंगे वही बेचते हैं। सुनो, ब्रिटिश सरकार संविधान निर्माती परिषद द्वारा बनाए गए नए संविधान को इन शर्तों के द्वारा अधीन स्वीकार किया गया। पहली शर्त थी, संविधान निर्माती परिषद द्वारा बनाए गए संविधान को जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से अलग हो सकते हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि अगर कोई भी भारत में नहीं रहना चाहता कोई भी प्रांत, तो वो उसे अलग कर सकते हो। उन्होंने कहा पहला ही फंतरू यही था कि देश के जितने हो सके उतने टुकड़े कर दो, ये कमजोर होंगे व्यापार अच्छा होगा, ये मजबूत हो जाएंगे कंपनियां खड़ी कर देंगे, समझ गए। इसीलिए पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान सब अलग कर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट लगा था पहली शर्त में उन्होंने कि आप संविधान को जिन जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा भारत में रहना, वो अपना अलग बना सकते हैं। वो तो वल्लभ भाई पटेल की थोड़ी सी बहादुरी है जो कि उन्होंने लाठी मारा मार के उन सबको इकट्ठा कर लिया। देशी राष्ट्रों को भी इसी प्रकार का अधिकार होगा। दूसरा, ये नवगठित संविधान निर्माती परिषद और ब्रिटिश सरकार की सत्ता के हस्तांतरण तथा जाति धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दे को आपसी समझौते द्वारा हल करेंगे। देख रहे हो विनोद, यहाँ पर ये कह गए अल्पसंख्यक या जैसी जो भी लड़ाई वाले मुद्दे हैं वो अपने आप देख लेना, यहाँ पर अंग्रेज कुछ नहीं कहेंगे। मतलब जातियों में बटो, अगर देशों में नहीं बट पा रहे तो जातियों में बट जाओ, जातियों में धर्मों में बट जाओ, और तो छोड़ो कुनबा खानदानों में बट जाओ, इस पर तुम अपना देख लेना। उन्होंने स्पष्ट कह दिया। ये थी शर्तें, मतलब कहीं ना कहीं चालाकी उनमें थी, और चालाकी तब पूरे के पूरे ही चालू थे। गोरे पता नहीं इतना दिमाग कहाँ से लाए। जब वो कहते ना हमारे यहाँ जब वेद लिखे जा रहे थे तब वो जानवर थे, कहा जाता जानवरों जैसी स्थिति थी, क्योंकि भूमि तो है नहीं इतनी, बर्फ है, बर्फ में ढके हुए हैं, लेकिन वो एक उनके पास एक चीज़ थी, बस सिर्फ एक चीज़, वो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। खोजी थे वो, उन्हें जानने की इच्छाएं थी, चीज़ों को ढूंढना आता था, उन्हें चीज़ों को खोजना आता था। और हम थे राजा रजवाड़ों के वंशज, पहले से सब कुछ समर्थ थे, हमको चीज़ें खोना आता था, उन्हें खोजना आता था। बस हम खोते गए और वो खोजते गए, हम खोते गए वो उठाते गए, हम छोड़ते गए वो उठाते गए, और हम पर ही उन्होंने सारी चीज़ें चला दी। कांग्रेस की आपत्ति क्या थी संविधान के साथ में, और मुस्लिम लीग की आपत्ति क्या थी, इन दोनों पर विचार कर लें, उसके बाद हम विराम लेंगे अपनी क्लास को। कांग्रेस की आपत्ति क्या थी और मुस्लिम लीग की आपत्ति क्या थी इस क्रिप्स मिशन के लिए, इनक्रिप्ट मिशन के लिए। कांग्रेस चाहती थी क्रिप्स मिशन के अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे मिशन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा पूरी आज़ादी चाहिए, डोमिनियन स्टेटस के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, गवर्नर का गवर्नर लॉर्ड फिर बन के बैठेगा, ये बात नहीं बनेगी, जमेगी नहीं। कांग्रेस बिल्कुल खिलाफ थी, ये हम नहीं चाहते कि आपका लॉर्ड हमारे ऊपर कोई बैठे। इसके अतिरिक्त भारतीय संघ में शामिल न होने वाले राज्यों को पृथक संविधान बनाने का अधिकार भी दिया गया, इसलिए भी कांग्रेस ने मिशन को स्वीकृति प्रदान नहीं की। महात्मा गांधी ने इस मिशन को उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था। उन्होंने, गांधी जी बोले देखो भाई, जो हमारे बहुत से लोग तो ऐसे होंगे, मुस्लिम लीग चल रही है साथ साथ में, कांग्रेस साथ साथ चल रही है, मुस्लिम लीग वाले तो लोग यही चाहेंगे हमें अलग कर दो, इस्लाम अलग कर दो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस्लाम अलग हो और हिंदू अलग हो। मैं इस भारत को एक संघ में भरना चाहता हूँ और ये मैं करके रहूँगा। गांधी ने इसलिए मना कर दिया कि भाई ये पोस्ट डेटेड चेक है, ऐसा चेक है जो बैंक ही ख़त्म हो गई, बैंक है ही नहीं, दिवालिया हो गई, पैसा ही नहीं उस पर, तो चेक भरेगा कैसे। इसलिए हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, डोमिनियन स्टेट तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में पृथक संविधान, मतलब क्या है, अलग अलग संविधान नहीं बनेगा, संविधान बनेगा सबके लिए एक होगा, जाति धर्म मूल वंश जाति जिसके आधार पर होगा सबके लिए बराबर दर्जे होंगे। लेकिन ये भी मुझे पसंद नहीं डोमिनियन स्टेट, और उसका पृथक संविधान भी मुझे पसंद नहीं है। मुस्लिम लीग की आपत्ति क्या थी, मुस्लिम लीग ने एक भारतीय संविधान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा भारत एक नहीं होगा, हमें अलग अपने व्यवस्था चाहिए। कांग्रेस नहीं चाहती थी अलग उनकी हो, और उसने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में खुलकर पृथक पाकिस्तान बनाने की बात कही। मिशन में भारत के विभाजन का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग ने इसी भी स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो पाकिस्तान दिख नहीं रहा, हमको अपना भूभाग चाहिए, तुमने लिख कर नहीं दिया, तुमने कांग्रेस के ऊपर डाल दिया है,
कांग्रेस तुम्हारी मान्य रही तो हमें हमारा अधिकार दे दो, तुमने हमारा नहीं लिखा इसलिए हम भी तुम्हारा क्या करते हैं, फेल करते हैं। तो कांग्रेस ने भी फेल कर दिया कमीशन को और मोहम्मद अली जिन्ना यानी मुस्लिम लीग ने भी फेल कर दिया इस कानून को। ये कानून फेल हो जाता है, हम पहुंच चुके हैं 1942 तक, यहाँ तक कि हमने कहानी सुनी। देखो परीक्षाओं में कैसे ही पूछा जाए, तुम्हें कहानी याद होनी चाहिए, आप सही आंसर लगाएंगे, ठीक है। कहानी एक बार बन जाती है तो बन जाती है, उसके बाद अंत में आता है कैबिनेट मिशन। ये थोड़ी दम लेगा क्योंकि ये जो फेल होके गया था तो फेलियर के बाद में इसमें सुधार होकर आता है। अभी ये समझ चुके थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई, उसके बाद भारत जागरूक हो गया, स्वतंत्र बोस मनाए वहाँ पर ठोक रहे हैं, तो उन्होंने कहा अब तो एक ही इलाज है, खुद को बचना है तो यहाँ से निकलो। और यूएसए भी कह चुका था आपको जल्दी से निकलना होगा, अगर आप नहीं निकलते हैं तो जर्मन उधर कब्जा कर लेगा, जर्मन आपके इंग्लैंड पर कब्जा कर लेगा। अगर भारत से निकलते हो तो जर्मन को मैं शांत कर सकता हूँ, सिर्फ 2 धमाके काफ़ी हैं। उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 धमाके किए, युद्ध विरामी होती है, युद्ध विराम लगता है और अंग्रेज अपने रास्ते पिट्ठू लाद कर अपने तेजी तमड़ा लेकर निकल जाते हैं। कैबिनेट मिशन आता है, इसमें स्पष्ट लगाता है अब भारत वाले हो, अब हमारी कोई चालाकी नहीं है, अब जो भी है हकीकत अपने हिसाब से कर लो। नई नई आज़ादी मिली है और हम बौखला गए, बौखलाने पर उनका ही संविधान हमने टीप लिया, जगह जगह से टीप मार ली, जल्दी में ऐसा ही होता है। वर्ष 1946 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, जब हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन आया तो वहाँ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेट एटली ने भारत में 3 सदस्य लोग भेजे। 3 लोग थे वो, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये तीनों पूछे जाते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। इन तीनों को भेजा गया और यहाँ पर वायसराय जो बनाया गया हमारे यहाँ गवर्नर जनरल, वो थे हमारे लॉर्ड, हमारे क्यों थे, वो अंग्रेजों के थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो 3 लोगों की एक कमेटी आई और ये कुछ ज़्यादा लिखकर नहीं लाई, ये आए, इन्होंने कहा भारत वालों की सुनेंगे और भारत के हिसाब से उनका काम कर देंगे, क्योंकि सारी सेना और सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों के पास थी। अब अंग्रेज का समय आ गया था, वो चीज़ें, वो शक्तियाँ जो हमारी थी वो हमें वापस करने का। इसके हमारी सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, हमारे सैनिक, हमारे हथियार, हमारी बैंकें, हमारी पूंजी, हमारी ज़मीन, सब सौंपने का वक्त था। लेकिन ऐसे कैसे सौंप दें, वो चाह रहे थे कि सौंपते सौंपते भी कुछ ना कुछ तो कर दें, अरे थोड़ा सा चीर फाड़ तो कर ही दें देश में, ताकि हमारी व्यवसाय चलता रहे। इसलिए वो 3 सदस्य लोग आते हैं और उसमें तीनों में पहला है संविधान सभा का गठन किया गया, भारत का विभाजन, उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा और सभा एक सदस्य 10 लाख लोगों पर एक चुना जाएगा। उसके बाद संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, वो देसी रियासत से भी थे और कमिश्नरी यानी अंग्रेजों की रियासत से भी थे। इन्होंने इतनी चीज़ें लिखी, इन पर थोड़ा ध्यान दें। पहला था संविधान सभा का गठन, खुद कर लो भाई, उन्होंने कहा। उसके बाद भारत का विभाजन की बात कही उन्होंने कि अगर आप में बात नहीं बन रही है तो आप भारत का विभाजन भी कर सकते हैं। दोनों पक्ष तैयार थे और दोनों पक्षों में क्या हुआ, गांधी को ये हताशा थी, गांधी जी नहीं चाहते थे कि फिर से मेरे देश के टुकड़े हों, जिस देश को मैंने जी जान लगा दी, पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। अंतिम समय में अपनी बड़ी बूढ़ी आंखों से ये नहीं देखना चाहता कि मुस्लिम एक तरफ जाएं, हिंदू एक तरफ जाएं, मेरे जीते जी इतना बड़ा नेता होते हुए भी 2 टुकड़े हो जाएं। लेकिन बात क्या है, युवाओं के हाथ में थी। जिन्ना अपने लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए खड़े हुए थे और उधर ही नेहरू जी अपने लिए। हालांकि नेहरू जी ने देश के लिए काम किया था, इसलिए बनना स्वाभाविक था, और जिन्हों ने सिर्फ अंग्रेजों की मदद की और अंग्रेजों की चापलूसी, मान लो कि जैसे कि जयचंद, इसलिए क्योंकि बाद में छोड़ के जाएं उसको हम उठा लें। जिन्ना का ये मानना था, जिन्ना के विचार पहले से ही थे टूटने के, लेकिन नेहरू के विचार ऐसे कुछ भी नहीं थे कि देश टूटा जाए। नेहरू का विचार यह था कि देश सुरक्षित हाथों में, देश के लिए जिन्होंने मेहनत की है उसके हाथ में जाए और ऐसे आदमी के हाथ में न जाए जो कभी देश का है ही नहीं। ठीक है। संविधान सभा गठन, भारत का विभाजन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब यहाँ पर क्या है, माना जाए तो ऐसे लोग, जैसे एक यहाँ पर मान लो 10 लाख लोगों पर एक कोई नेता है, यहाँ का मान लो एक मुखिया है सरकार द्वारा, या फिर यहाँ का कोई राजा है, तो वो संविधान सभा में जाएगा, हम 10 लोगों की बात लेकर वहाँ पर बात उठाएगा, संविधान लिखा जाएगा, क्या गलत है क्या सही है उसका निर्णय वो लेगा।
ऐसे करके 10 लाख लोगों पर जनसंख्या पर एक चुना जाएगा और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से समझ रहे हो ना, मतलब प्रत्यक्ष रूप से ऐसा होता है जैसे अभी हम एमएलए को वोट देते हैं, विधायक को, वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। हम प्रधान चुनते हैं, वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष, यानी उसी को वोट देते हैं। अप्रत्यक्ष ऐसा होता है जैसे हमने कोई चुना, उसने कोई और चुन लिया, मतलब हमें सीधा उसे वोट नहीं दिया, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है वो, लेकिन हमारा कर रहा है लेकिन हमें नहीं मालूम, हमारे ऊपर है लेकिन हमें नहीं मालूम, हमारा कोई वो हस्तक्षेप नहीं है, हस्तक्षेप। तो ऐसे चुने गए 10 लाख लोगों पर एक, और समय समय में कुल 389 करके ऐसे चुने गए। तब तक भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो टोटल हमारे कितने हुए थे देश में सदस्य, 389। लाहौर, कराची, इधर जैसलमेर से लेकर गुजरात, यहाँ से इधर नीचे चले जाओ दक्षिण में, ठीक है। तो निज़ाम वगैरह सब लोग यहाँ पर शामिल हुए। संविधान बनने की व्यवस्था चल रही है। अब संविधान बनेगा कल, कि आज ही बना दें? आज बना लें, थोड़ा सा और है देख लें, पर कल बना देंगे। मेरे हिसाब से कल ही बनाएं संविधान, क्योंकि यहाँ तक काफ़ी है। आज कैबिनेट मिशन आ चुका है भाइयों, कल कैबिनेट मिशन ने अपनी चीज़ें रख दी सामने, इन चीज़ों पर आपका संविधान बनेगा। उन्होंने खुलेआम कह दिया आप संविधान सभा बना सकते हैं, इतने लोग इकट्ठे हुए, इसके पास उन्होंने कहा विभाजन भी कर सकते हो अगर तुम्हारी सहमति है तो, अपने वोटिंग डाल लें, अपना क्षेत्र चुन लें। कल नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल कैसे कैसे उस क्षेत्र को बचाते हैं जो पाकिस्तान के लिए जा रहा था, कैसे डंडा लात घुसा करके बचाते हैं, और कैसे कैसे निज़ाम को वहाँ से पोलो ऑपरेशन के द्वारा वहाँ से वापस बुलाते हैं, उस क्षेत्र को विजिट करते हैं, और कैसे सुंदर भारत का निर्माण करते हैं वल्लभ भाई पटेल। वो कल के सत्र में होगा। और संविधान में क्या क्या चर्चाएँ होने वाली हैं, कौन कौन से आर्टिकल लिखे जाने हैं, कौन कौन से भाग हैं, वो तो आगे चलते ही जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रेलर कौन लॉन्च करता है उसके बारे में बात की जाएगी। ट्रेलर सबसे पहले कौन दिखाता है कि संविधान ऐसा होना चाहिए, उस पर सबकी सहमति भी होती है। लेकिन और कल विभाजन भी होगा, भारत और पाकिस्तान अलग किए जाएंगे। तो कल का एपिसोड जरूर देखें, और कल की क्लास तुम भी ना भूलें, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं संपन्न होती है, और कल ड्रिल के साथ में आपके साथ रीजनिंग